हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चैप्टर के साथ शुरू करते हैं। जरा सोचो, अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो क्या होता। ना ऑक्सीजन होती सांस लेने के लिए, ना कार्बन डाइऑक्साइड होती प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए, और ना ही ओजोन होती हमें सन की इनविजिबल रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। अर्थ एकदम लाइफलेस बैरन प्लैनेट होती जैसे कि मार्स। लेकिन एटमॉस्फेयर अर्थ को ब्यूटीफुल और लिवेबल बनाता है। ये एटमॉस्फेयर ही है जो अर्थ के ऊपर वेदर्स लेकर आता है, जो क्लाइमेट्स बनाता है और तो और लाइफ को सपोर्ट करता है। इस चैप्टर में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर किन चीज़ों से बना होता है, उसकी लेयर्स कौन सी होती हैं। इवन हम ओजोन के बारे में भी पढ़ेंगे, और एक बहुत बड़ा इशू जो कि है ग्लोबल वार्मिंग, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो डोंट वरी, चैप्टर बहुत सिंपल है, मैं इसको और सिंपल आपके लिए बना दूंगी ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो चलो शुरू करते हैं एक फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। तो शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये बेसिकली ना एक पतली सी लेयर है जिसमें गैसेस हैं, जिसमें वेपर्स हैं, और ये हमारे अर्थ को सराउंड किए हुए है। मतलब ये जो अर्थ का सरफेस है, इसके आसपास एक पतली सी थिन सी लेयर है गैसेस और वेपर्स की, जिसे हम एटमॉस्फेयर बुलाते हैं। और अगर हम देखें, अब अर्थ का सरफेस है, ऊपर तो आसमान है, खुला आसमान, बहुत ऊंचा है, मतलब कहाँ तक है हमें भी नहीं पता है। तो ये अर्थ के सरफेस से ऊपर 10,000 किलोमीटर तक, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है और कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है अर्थ के रिल्म्स को। तो अर्थ के रिल्म्स पढ़े हैं ना हमने, कौन कौन से हैं? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब ये जो लैंड एरिया है, हाइड्रोस्फेयर मतलब ये जो पानी है, और बायोस्फेयर जहाँ पर लाइफ है। तो इन सब को एटमॉस्फेयर कवर करता है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की प्रॉपर्टीज़ की। अब ये एटमॉस्फेयर होता कैसा है? मतलब क्या इसका कोई कलर है? नहीं। क्या इसका कोई टेस्ट है? नहीं। क्या इसकी कोई स्मेल है? नहीं। तो ये कलरलेस है, टेस्टलेस है और ऑर्डरलेस है। तो टेस्ट करके देखो, मुझे तो कोई टेस्ट नहीं आया। क्या आपको आया? क्या आपको आसपास कुछ कलर्स दिख रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहे। तो इसका मतलब ना कलर है, ना टेस्ट है, ना ऑर्डर है। ठीक है। नाउ मोबाइल है, इलास्टिक है और कंप्रेसिबल है। मतलब ये चल सकती है, आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, आप इसको कॉम्प्रेस भी कर सकते हो। देन असेंशियल फॉर वेदर, लाइफ, बैलेंस, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे वेदर के लिए, हमारी लाइफ यहाँ पर अर्थ पे है, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये एक बैलेंस भी बनाए रखती है। बात करते हैं अब एयर के प्रेजेंस की। अब अगर पत्ते नहीं हिल रहे हैं, मतलब हमारे आसपास हमेशा हवा है, हमारे आसपास पत्ते हिलें ना हिलें, हमें प्रेशर फील हो ना हो, बट एयर हमेशा हमारे आसपास है। तो एयर इनविजिबल है और हमें तब तक फील नहीं होती है जब तक ये मोशन में ना हो। एक बंद कमरे में बैठ जाओ, बंद कमरे में फ़ैन नहीं चलाना, एसी नहीं चलाना, कुछ नहीं चलाना, बस बैठ जाओ। आपको क्या अपने आसपास कुछ फील होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ चलता हुआ नहीं मतलब फील होगा आपको, लेकिन फिर भी आपके पास आसपास हवा है। बस यही है, ये एक इनविजिबल सी चीज़ है, और जब ये हॉरिजॉन्टल मोशन में चलती है तो इसे हम बुलाते हैं विंड, राइट। तो अभी तक कोई भी ऐसा पॉइंट है जो पहले नहीं पढ़ा है? नहीं, सब रिकॉल ही हो रहा है। अब हम एयर के वेट की बात करते हैं। तो एयर जो होता है ना, अब मान लो कि आप बैठे हो और आपके ऊपर ना एक एलिफेंट आके बैठ जाता है, तो कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा। सोचो, आपके ऊपर एक एलिफेंट बैठ गया है तो क्या होगा? तो आप तो दब जाओगे, राइट। तो एयर का वेट भी कुछ उतना ही होता है, लेकिन ये हमारी पूरी बॉडी पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो हमें इसका वेट फील ही नहीं होता है। सो एयर इज़ लाइटर दैन लैंड एंड वाटर, बट इट हैज़ वेट,
राइट और वेट नहीं, आई वॉज टॉकिंग अबाउट प्रेशर। तो जैसे एक हाथी हमारे ऊपर बैठ जाए तो हमें एक प्रेशर फील होगा, एग्जैक्टली वैसा ही प्रेशर एयर भी लगाती है हमारे ऊपर, लेकिन ये प्रेशर इवनली स्प्रेड हो जाता है, इसलिए हमें ये प्रेशर फील ही नहीं होता है। और ये जो प्रेशर अर्थ के सरफेस पे लग रहा है इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बुलाते हैं। बात क्लियर हो गई? एक और बात बताऊं कि हमें ये प्रेशर अगर है तो हम, जैसे अगर कोई भी चीज़ है राइट, अगर ये पेन भी अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर डालूंगी ना इस पर तो ये टूट जाएगा, ये ऐसे कोलैप्स हो जाएगा, करेक्ट? तो हम क्यों नहीं हो रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि ये सवाल मैंने आपसे पहले पूछा नहीं है, सवाल मैंने पूछा है, आपको जवाब भी पता है ना? तो एग्जैक्टली हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड है जो कि है हमारा ब्लड। तो ये ब्लड, ये जो फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर, ये बाहर को प्रेशर लगा रहा है, बॉडी से बाहर को, वहीं एयर हमारी बॉडी में अंदर को प्रेशर लगा रही है, और ये प्रेशर बैलेंस हो रहा है, इसीलिए हम ऐसे पिचक नहीं जाते हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से बना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो बेसिकली ये मिक्सचर है गैसेस का जो हमारे अर्थ को अप टू 10,000 किलोमीटर तक सराउंड कर रहा है। मतलब जितना हमारी अर्थ का डायमीटर है ना, अप्रॉक्सीमेटली उतना ही हमारी अर्थ को एटमॉस्फेयर ने कवर करके रखा है, राइट? अब एटमॉस्फेयर में ये जितनी भी गैसेस हैं, इवन 10,000 किलोमीटर तक भी, वो अर्थ के पास क्यों हैं? वो ऐसे इधर उधर घूमने क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि आपको पता है कि हमारी अर्थ के पास ग्रेविटी है, और ये ग्रेविटी इन सारे पार्टिकल्स को अपनी तरफ होल्ड करके रखती है। तो ग्रेविटी की वजह से ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये बना रहता है। अब मेन गैसेस की बात करें तो इसमें है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, और साथ में मिलकर ये बनाते हैं 99% ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर। बाकी जो 1% बच जाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सारी इनर्ट गैसेस जैसे कि आर्गन, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो 1% है ना, ये बाकी सारी गैसेस है। 99% गैसेस बेसिकली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, राइट? तो NO, नो मेक्स 99%। तो ऐसा समझ लो कि अगर आप नो बोल देते हो कि ये टॉपिक तो मुझे याद हो ही नहीं सकता, तो 99% वो आपको याद होगा ही नहीं, राइट? तो ये जो 1% पॉजिटिविटी है इसको बदलना है 99 में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिकली द डिविजन बेस्ड ऑन द गैस कॉम्पोजिशन। अब अर्थ को ना हमने 2 जोन्स, एटमॉस्फेयर को हमने 2 जोन्स में डिवाइड किया है, राइट? अब इनके नाम क्या हैं? एक है हेट्रोस्फीयर और दूसरा है होमोस्फीयर। हेट्रोस्फीयर जैसे ये है हेट्रोस्फीयर और ये है होमोस्फीयर। तो हेट्रोस्फीयर ना एक अपर लेयर है गैसेस की, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, राइट? यहाँ पर सारी गैसेस हैं जिन्होंने अर्थ को सराउंड करके रखा है। यहाँ पर हेट्रोस्फेयर है और होमोस्फेयर है। तो यहाँ पर नहीं, मैं आगे आपको इन डिटेल बताती हूँ कि हेट्रोस्फेयर एक्चुअल में कहाँ है और होमोस्फेयर कहाँ है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हेट्रोस्फेयर के बारे में। हेट्रोस्फेयर में ना ये दोनों ऊपर की लेयर्स आती हैं, बेसिकली थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो मतलब अभी ना हम अर्थ से पहले दूर जा रहे हैं, ऊपर वाली लेयर्स में जा रहे हैं, एंड दे आर थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर मिलके बनाती हैं हेट्रोस्फेयर, ठीक है? तो हेट्रोस्फेयर जो है वो 80 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड से, मतलब अर्थ के सरफेस से जब हम 80 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे वहाँ से शुरू होता है और फिर ये जाता है ऊपर till the end of the atmosphere which is at around 10,000 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर के ऊपर, मतलब जब हम अर्थ सरफेस से 480 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ से तो ना वैक्यूम हो जाता है, मतलब वहाँ नियरली वैक्यूम होता है और उसको हम बुलाते हैं एक्सोस्फीयर। बात क्लियर हो गई? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हेट्रोस्फेयर कहाँ है तो आप बोलोगे कि अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, वहाँ से हेट्रोस्फेयर शुरू होगा टिल द एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर। एंड क्या है? एंड इज अराउंड 10
10,000 किलोमीटर। बात क्लियर हो गई। यहाँ पर 480 किलोमीटर, जब हम अर्थ सरफेस से 480 किलोमीटर ऊपर तक पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर नियरली वैक्यूम कंडीशंस हैं और उस एरिया को हम बुलाते हैं एक्सोस्फीयर। ओके, कहीं कोई डाउट आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्न हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लेना। आगे, एक्सोस्फीयर में ना कुछ लाइट गैसेस होती हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। ये ग्रेविटी के साथ ना वीकली ये बाइंड हुई होती है, मतलब ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी वीकली इनको अपनी तरफ खींच रही होती है। तो ये जो हल्की फुल्की गैसेस हैं ये हमें एक्सोस्फीयर में मिलती हैं। आगे बात करते हैं थर्मोस्फेयर की। तो देखो, एक्सोस्फेयर हो गया, अब थर्मोस्फेयर की बात करते हैं। तो थर्मोस्फेयर ये थर्मल रीजन है एटमॉस्फेयर का, जहाँ पर बहुत ही हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन। तो थर्म, वर्ड थर्म का मतलब ही हीट होता है, करेक्ट। तो ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि ये सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। और यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट लेयर और देखी जाती है, दैट इज़ आयनोस्फीयर, जो 80 से 480 किलोमीटर तक है, राइट। 480 के बाद तो वैसे भी एक्सोस्फेयर है। तो बेसिकली 80 से 480 तक थर्मोस्फेयर है और इसी के बीच में एक थर्मोस्फेयर में ही एक लेयर आती है, दैट इज़ आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर क्या है? आयनोस्फेयर बेसिकली थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है जो 80 से 480 किलोमीटर तक रहता है। अब इसका ना फंक्शन इंपॉर्टेंट है आयनोस्फेयर, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो दे फिल्टर हार्मफुल सोलर रेडिएशंस। अब ये क्या करते हैं कि जब सोलर रेडिएशंस आती हैं, इन हार्मफुल सोलर रेडिएशंस को फिल्टर कर देते हैं, दैट इज़ यूवी, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। एंड इवन ये जो रेडियो का कम्युनिकेशन है ना, ये भी इन आयनोस्फेयर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो होता क्या है कि ऊपर से कॉस्मिक रेज आती हैं और इस लेयर में ना कुछ एटम्स होते हैं, राइट। तो मान लो ये लेयर है और इस लेयर में कुछ एटम्स हैं, ऊपर से आई कॉस्मिक रेज। ये कॉस्मिक रेज इन एटम्स को चार्ज कर देती हैं। कैसे कर देती हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देती हैं और इलेक्ट्रिकली चार्ज करने से ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसीलिए इस लेयर का नाम पड़ा है आयनोस्फीयर। क्लियर है? डाउट तो नहीं है? होगा तो पूछ लेना, राइट। तो यहाँ पर आयंस हैं जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम से बने हुए हैं, इसलिए इस लेयर को हम बुलाते हैं आयनोस्फीयर। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट होमोस्फीयर। तो अब हमने 80 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक की कहानी पूरी पढ़ ली, उसको हम बुलाते हैं हेट्रोस्फीयर, राइट। तो 80 से 480 किलोमीटर तक तो है थर्मोस्फीयर और उसके बियॉन्ड है एक्सोस्फीयर, जहाँ पर ऑलमोस्ट वैक्यूम कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। और थर्मोस्फीयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, दैट इज़ आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। आयनोस्फीयर के और क्या फंक्शंस हैं? अब देखते हैं होमोस्फेयर और उसकी मेजर गैसेस। तो होमोस्फेयर 80 किलोमीटर से ऊपर की तरफ एक्सटेंड होता है, मतलब अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर तक है, राइट। तो अब हम अर्थ के पास हैं, अर्थ के सरफेस से 80 किलोमीटर तक आता है होमोस्फेयर। और यहाँ पर ना थ्रू आउट द होमोस्फेयर, मतलब इस पूरे 80 किलोमीटर में, मतलब सरफेस से ऊपर तक आपको गैसेस की कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। तो अगर मैं एक और चीज़ जो मैंने पीछे नहीं बताई बट मैं यहाँ पर बता देती हूँ, हेट्रो। अब जैसे हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ना, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस। तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, राइट, और होमो का मतलब होता है सेम। तो होमोस्फेयर में गैसेस की कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सेम मिलेगी आपको, चाहे आप अर्थ के सरफेस पे हो, चाहे आप 80 किलोमीटर पर हो। लेकिन हेट्रोस्फेयर में यही कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो जाती है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिलेगी, सेम प्रोपोर्शन होंगे गैसेस के, एंड डेंसिटी इंक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। अब जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज नहीं बट डिक्रीज होती जाएगी, राइट। लेकिन ब्लेंड ऑफ गैसेस सेम रहेगा। तो होता क्या है, हमने पढ़ा है ना कि जैसे हम अर्थ के सरफेस पर हैं तो डेंसिटी एयर की ज़्यादा है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी, मतलब एयर पतली होती जाएगी। और इसीलिए तो
अर्थ के सरफेस के पास गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन मतलब जैसे सी लेवल पर गर्मी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर माउंटेन्स पर जाते हैं, अब धूप तो वहाँ भी पड़ रही है, लेकिन वहाँ पर एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से अब लेस एब्जॉर्प्शन होता है सोलर रेडिएशंस का, तो वहाँ हमें ठंडी लगती है। तो ये चीज़ गलत लिखी थी मैंने, तो आई हैव करेक्टेड दिस। डेंसिटी इंक्रीज नहीं डिक्रीज होती है एयर की जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है। नाउ द एक्सेप्शंस इन द होमोस्फेयर, तो एक्सेप्शन क्या हैं, जैसे कि ओजोन लेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 19 से 50 किलोमीटर तक ओजोन लेयर है, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम भी है कि ये जो ओजोन लेयर है ना, है तो ये 19 से 50 किलोमीटर तक, मतलब ये स्ट्रेटोस्फेयर में आता है, लेकिन इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हम अर्थ के ऊपर सन की अल्ट्रा वायलेट रेज को नहीं आने देता है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज इतनी खतरनाक है कि ये बहुत सारी डिजीजेस करती हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। Now there are seen variations in vapors, changes with region and weather and dust pollutants more near the earth surface, right? तो ये जो composition है ये थोड़ा बदलता रहता है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं होमोस्फेयर के composition पर। तो ये ना प्योर ड्राई एयर है, करेक्ट। यहाँ पर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, आर्गन 0.934% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.033 से भी अब 0.034 होने हो गई है। तो बेसिकली दिस इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द ड्राई एयर। तो बेसिकली जो हम बेसिक कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं ना एयर की, कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी 1% अदर गैसेस हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ आपको होमोस्फेयर में लिखनी है। अब हम आते हैं इनकी मेजर गैसेस की तरफ, और उन गैसेस की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक न्यूट्रल फिलिंग गैस है, मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो हम इसको केमिकली इनएक्टिव गैस भी बुला सकते हैं, राइट। सो N फॉर नाइट्रोजन एंड N फॉर न्यूट्रल एंड N फॉर नर्चर, ठीक है, याद रखना। तो एक तो ये न्यूट्रल गैस है, केमिकली इनएक्टिव है, ये एक बैलेंस बनाए रखती है बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन, और दूसरा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही कम क्वांटिटी में सॉइल में ये एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं वो इनको कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ। तो ये प्लांट्स को नर्चर करती है। कमिंग ऑन टू द सेकेंड, दैट इज़ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एक फ़ायदा तो सबको पता है, राइट। तो पहली बात कि ये हाईली रिएक्टिव है, तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि ये केमिकली एक्टिव गैस है, जो बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होती है और उनमें ऑक्सीडेशन करती है, करेक्ट। ये रेस्पिरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीद करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, और इसी से हमारे फूड से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देन कंबशन में रैपिड ऑक्सीडेशन के लिए ये चाहिए। इवन विदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स, ये जो स्लो ऑक्सीडेशन होती है, तो विदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, उसमें भी ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है। कमिंग ऑन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल्दो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हीट को एब्जॉर्ब करती है, और जब हीट एब्जॉर्ब करती है तो उससे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बनता है, जो हमारी अर्थ को वार्म रखता है। जैसे हमें पता है ना कि जब सन चला जाता है तो एकदम ठंडी क्यों नहीं हो जाती, वो इसलिए क्योंकि हमारे अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर दिन में ये जो सोलर रेज आती हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। इन रेज़ को एब्जॉर्ब करने के बाद अब ये इनको होल्ड करके रखता है, और सारी की सारी रेज़ वापस से मतलब वापस नहीं चली जाती हैं, और इसी वजह से टेम्परेचर ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की, दिन में 37 और रात में -37, ऐसा लार्ज टेम्परेचर रेंज हमें नहीं देखने को मिलता है। नाउ इट इज़ असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमें पता है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं, और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर क्लाइमेट, और एक हीट बैलेंस भी ये बनाए रखती है।
कमिंग ऑन टू आर्गन। अब आर्गन एक इनर्ट गैस है जो रिएक्ट नहीं करती, मतलब वैसे डायरेक्टली ये हमारी लाइफ में ऐसे इन्वॉल्व्ड नहीं है, लेकिन नेचुरल प्रोसेसेस में वही डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कमर्शियली बल्ब्स में और वेल्डिंग में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आर्टिफिशियल गैस भी बुलाया जाता है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, मतलब लाइफ में डायरेक्टली नेचुरल प्रोसेसेस में नहीं होती, बट इंडस्ट्रीज़ में इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हम आ रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। तो कॉम्पोजिशन हो गया, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। तो क्या मुझे आपको बताने की ज़रूरत है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर? आप बोलोगे कि नहीं मैम, बिल्कुल मत बताओ। एग्जैक्टली तो आपको पता है कि हमारा अर्थ के पास 4 मेन लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर की ही 4 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो सारे जो वेदर फिनोमेना हैं वो इन्हीं लेयर्स में होते हैं। कैसे होते हैं बस वही पढ़ेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर वर्ड जो है, वर्ड इज टेकन फ्रॉम ट्रोपोस, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मिक्सिंग या टर्बुलेंस। तो ये एटमॉस्फेयर का सबसे लोएस्ट लेवल है, लोएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है जहाँ पर हम रहते हैं। यहाँ पर सारे वेदर एक्टिविटीज़ होते हैं, मतलब बारिश, फिर विंड, स्टॉर्म्स, क्लाउड्स, एवरीथिंग ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ट्रोपोस्फेयर की हाइट की बात करें तो इसकी एवरेज हाइट है 14 किलोमीटर अबव द सी लेवल। तो अगर आप सी लेवल पे हो तो आपके 14 किलोमीटर ऊपर तक क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में ना ये चेंज होती है, ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द अर्थ ये 14 किलोमीटर ही है, मतलब एवरेज है 14 किलोमीटर, सब जगह 14 किलोमीटर नहीं है। अगर आप पोल्स पे चले जाओगे तो ट्रोपोस्फेयर अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर तक है और इक्वेटर्स पे ये 18 किलोमीटर तक है, तभी तो एवरेज हमारी ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट वाटर वेपर्स एंड ह्यूमिडिटी। अब ये जो हमारे आसपास हवा है, राइट, तो आपने देखा होगा बरसात में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो ऑल्दो बारिश हो रही है लेकिन हमें फिर भी बड़ी ज़्यादा वो गंदी सी चिपचिपी सी गर्मी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हमारे आसपास की हवा में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं, अगेन ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। तो ये वाटर का एक गैसियस फॉर्म है, ये गैसेस के साथ ईजिली मिक्स हो जाता है, और जितना ज़्यादा पानी होता है हवा में उतनी ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो इसे द डिग्री ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एज द ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं, कंडेंस होने से ये क्लाउड्स बनते हैं और फॉग बनती है, राइट। तो यही वाटर वेपर्स हैं जो क्लाउड्स बनाते हैं और फॉग बनाते हैं। देन एक्सेसिव अगर कंडेंसेशन हो जाए, तो बारिश हो रही है क्या आपके आसपास? नहीं हो रही है, पहले हुई होगी, तो बेसिकली आपके आसपास एक्सेस में कंडेंसेशन हो गई थी और फिर हुई प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बारिश हो सकती है, स्नो गिर सकती है, हेल, स्लीट, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं डस्ट और पॉल्यूशन की। तो आपने देखा है ना, कई बार बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। हमारी कंट्री में ही कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर पॉल्यूशन लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो बस ये सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर निकल जाओ तो आपको डस्ट और पॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो होता क्या है कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो ये एक डस्ट पार्टिकल है, ये एक डस्ट पार्टिकल ना एक न्यूक्लियस का काम करता है। इसी डस्ट पार्टिकल के अराउंड वाटर वेपर्स इकट्ठा हो जाते हैं और फिर बनते हैं क्लाउड्स। बात समझ आ गई? तो क्लाउड्स बनने के लिए डस्ट पार्टिकल्स का होना भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये आपस में मिलकर हेज़, स्मॉग बना देते हैं और यहाँ पर कॉन्स्टेंटली मतलब यहाँ का पॉल्यूशन बढ़ा देते हैं, और कॉन्स्टेंटली एक वो होता है ना कि जो विजिबिलिटी है वो कम हो रही है। तो वो बिल्कुल ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से ही होता है, क्योंकि ये आपस में मिलकर एक ऐसा हेज़ी सा एनवायरनमेंट बना देते हैं और हमें यहाँ पर पॉल्यूशन फील होता है। देन कमिंग ऑन टू द टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर की अगर आप बात करो ना, तो टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि जितना ज़ीरो पर है, मतलब जितना अर्थ के सरफेस पर है उतना ही 14 पर होगा, नहीं।
ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर कम होता जाता है। कैसे? जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर कम होता जाएगा। लैप्स रेट, जो मीन लैप्स रेट है, मतलब रफली देखा गया है कि जब आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6.4 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर अगर एक और किलोमीटर ऊपर चले गए और 6.4 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इस तरह टेम्परेचर घटता रहता है जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है। अब अप्रॉक्सीमेटली 14 किलोमीटर पर क्या होता है, एक सडन चेंज हमें फील होता है और इस लेयर को हम बुलाते हैं ट्रोपोपॉज। तो यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर का पॉज हो जाता है और अब नेक्स्ट लेयर स्टार्ट हो जाती है। कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर की अगर हम हाइट की बात करें, जैसे हमने पहले भी किया था, अप्रॉक्सीमेटली 8, तो ये हम ये बोल सकते हैं 8 to 10 किलोमीटर होती है पोल्स पर और इक्वेटर पर 16 to 18 किलोमीटर्स होती है। क्लियर हो गया? कहीं कोई डाउट तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लेना। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पर है, कितनी ऊंचाई में है और वहाँ पर क्या क्या है? वहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है, बताऊँगी मैं अभी। So now we will be talking about the stratosphere location and extent. तो जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर खत्म हुआ अब वहाँ से शुरू हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, राइट? तो ट्रोपोपॉज हुआ और स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो गया। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर्स एट इक्वेटर एंड अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स एट पोल से शुरू होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना ट्रोपोस्फेयर अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर की है पोल्स पर और 18 किलोमीटर्स की है नियर द इक्वेटर। तो ये जो हाइट है ना ये थोड़ी वेरी होती रहती है। इट एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर बिटवीन 50 to 60 डिग्री लैटिट्यूड एंड मतलब जो 50 to 60 डिग्री लैटिट्यूड है वहाँ पर ये 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है और यहाँ पर वाटर वेपर या फिर डस्ट कुछ भी नहीं है। ये वो एरिया है विच इज स्ट्रेट एंड स्टेबल, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द टेम्परेचर। अब जैसे हमने देखा था कि जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं ना वैसे वैसे ऑल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर कम होता जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर नियरली कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है और साथ ही साथ कहीं पर एक सडन इंक्रीज देखने को मिलता है टेम्परेचर का और वो बहुत ही रेयरली होता है। करेक्ट? तो ये बात समझ गए। अब अगर हम वेदर्स पे आते हैं तो वेदर कैसा होता है, तो यहाँ पर जैसे कोई बड़ा तूफान, बारिश, ओले गिर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर रेयरली साइरस क्लाउड्स देखने को मिलते हैं जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स भी कहा जाता है एंड वो यूजुअली स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट्स में होते हैं। यहाँ पर हाई स्पीड विंड्स कभी कभी ऑब्जर्व की जाती हैं। रिलेटिवली ये पूरा का पूरा एरिया स्टेबल रहता है और इसीलिए ये वो एरिया है एटमॉस्फेयर का या ये वो पार्ट है एटमॉस्फेयर का जहाँ पर पायलट्स एरोप्लेन को फ्लाई करना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ की हवा में स्टेबिलिटी रहती है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में ही है, एक स्पेशल प्लेस पर है जिसे ओजोनोस्फेयर बुलाया जाता है। तो ओजोन 20 to 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर है, मतलब अर्थ सरफेस से 20 to 30 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ पर मैक्सिमम ओजोन कॉन्सेंट्रेशन देखी जाती है और इसका मेन फंक्शन है हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करना एंड इट इज़ वाइटल फॉर प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ, राइट? तो अर्थ पे लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है ओजोन लेयर। अब बात करते हैं ओजोन लेयर का डैमेज। तो वैसे तो मिलियन ऑफ ईयर्स से ओजोन लेयर बिल्कुल स्टेबल चल रही थी, लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से इसमें डिप्लीशन देखी गई है। तो कंटिन्यूसली ये डिप्लीट हो रही है ड्यू टू द पॉल्यूशन। किस किस का? स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड एरोसोल्स। द कॉन्सिक्वेंसेस, जितनी ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जितना ज़्यादा थिन होती जाएगी ये ओजोन लेयर, उतनी ही ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती जाएंगी और उतनी ही ज़्यादा हमारे पास डिजीज़ेस, हमारी क्रॉप्स को डैमेज और इवन ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जाएगी। तो आप आगे अभी पढ़ोगे कि कैसे ये ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन, मतलब बहुत डिटेल नहीं बट येस, ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा रेज एंटर हो रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में और इसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।
कमिंग ऑन टू आयनोस्फीयर, तो आयनोस्फीयर कहाँ है? तो आयनोस्फीयर बेसिकली 80 से 480 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस है। आपको याद है कहाँ पर है? सोचो सोचो सोचो, कहाँ पर है? थर्मोस्फेयर में। यस, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन होती है एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की। तो जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब ये रेज गिरती हैं, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज या फिर गामा रेज, तो इससे ये मॉलिक्यूल्स चार्ज हो जाते हैं। तो आइदर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे या नेगेटिव होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। सिंपल। तो यहाँ पर आयंस बन जाते हैं, तो ये चार्ज एटम्स और मॉलिक्यूल्स आयंस बना देते हैं, और यहाँ पर खूब सारे आयंस होने की वजह से हम इसे आयनोस्फीयर बुलाते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, तो टेम्परेचर ऑफ आयनोस्फीयर की बात करें तो ये ना जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर कम होता जाता है। इवन -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देखा गया है। बियॉन्ड दिस टेम्परेचर राइजेस अगेन ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। अब क्या होता है कि पहले तो घट रहा है, लेकिन कुछ इसके बाद, आयनोस्फीयर के बाद, अब टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स सन की रेज़ को एब्जॉर्ब करते हैं और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फंक्शन, ये रिफ्लेक्ट करता है लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को, जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को एब्जॉर्ब करता है। तो रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है? लो फ्रीक्वेंसीज़ को, और एब्जॉर्ब किसे कर रहा है? मीडियम टू हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को। देन यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आयंस, दे ऑल्सो एब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशंस। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं सबसे बाहर पहुंच जाओ एक्सोस्फीयर में। तो एक्सोस्फीयर सबसे आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है। ये 480 किलोमीटर के बाद शुरू होती है और अब ये स्पेस में जाके मर्ज हो जाती है। एक्सट्रीमली थिन है, ऑलमोस्ट वैक्यूम है, और यहाँ पर लाइट हल्की फुल्की गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम देखने को मिलती है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम द स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन का फॉर्मेशन, सबसे पहले ये ओजोन इज़ बेसिकली O3, मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम्स आपस में मिलेंगे और ओजोन बन जाएगी। तो ऑर्डिनरी ओजोन ऑर्डिनरी जो ऑक्सीजन होती है O2, उसमें 2 एटम्स होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जब इसके ऊपर गिरती हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं इनटू 2 नेसेंट ऑक्सीजन। अब क्या होता है, ऐसे ही बड़े सारे नेसेंट ऑक्सीजन घूम रहे होते हैं और वो मिलकर O3 बना देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे सिंपल तरीके से बन जाती है ओजोन, और ये कहाँ पर होती है? अपर स्ट्रेटोस्फेयर में। तो हमने देख लिया है ना कहाँ पर होती है। सो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 19 to 30 किलोमीटर के आसपास। नाउ कमिंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंस। अब ओजोन लेयर हमारे लिए क्या क्या करती है? ओजोन लेयर सबसे पहले हार्मफुल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और हमें, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को इन रेज से प्रोटेक्ट करती है। और अगर अर्थ के पास ये लेयर ना होती तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। अर्थ की ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, एक बून है मैनकाइंड के लिए। जैसे मैंने बोला था कि ये अर्थ का क्या है? सनस्क्रीन है। और अगर ये अर्थ से कम जिस तरह हो रहा है, अगर वैसे ही होता गया तो अर्थ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द ओजोन डिप्लीशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं? एक तो एक्सेस अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो ओजोन को डैमेज कर रही हैं। दूसरा, ये हमारी बॉडी में स्किन कैंसर, आई डैमेज, मतलब इंसान इवन ब्लाइंड भी हो सकता है इन रेज से। देन क्रॉप का लॉस एंड वीकर इम्यूनिटी देखी जाती है बिकॉज ऑफ दीज अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट, ये जो सुपरसोनिक जेट्स होते हैं ये नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस करते हैं जो अगेन ओजोन लॉस का एक कारण है। नाउ कमिंग ऑन टू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये जो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन्स है ना, ये हमें रेफ्रिजरेटर्स में हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज़ करते हैं, स्प्रे, फायर एक्सटिंग्विशर, फोम और कार के प्रोपेलेंट्स में। जब ये CFCs यहाँ से निकलते हैं तो ये धीरे धीरे ऊपर जाती हैं और फिर यहाँ पर ये ओजोन को डैमेज करती हैं। तो CFCs क्लोरीन को रिलीज़ करती हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, और ये क्लोरीन ओजोन को, मतलब O3 को डैमेज करता है।
नाउ द इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, तो जैसे हमने पढ़ा ह्यूमन हेल्थ पर, स्किन कैंसर, ब्लाइंडनेस, लो इम्यूनिटी, एनिमल्स में क्रॉप एंड फूड चेन का डैमेज, प्लांट्स में रिड्यूस्ड फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी तो खाने की यील्ड भी कम हो जाएगी। इकोसिस्टम में एक्वेटिक और इवन जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी, ओजोन उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज़ डैमेजिंग दोज एनिमल्स एज वेल, इवन द माइक्रोस्कोपिक वंस। तो अब ग्लोबल अगर हम डिप्लीशन की बात करें तो पोल्स में, स्पेशली नॉर्थ और साउथ पोल्स में देखा गया है कि 50% डिप्लीट हो चुकी है ओजोन लेयर। दूसरा, अगर हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बात करें तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 4% डिक्रीज़ देखा गया है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 3% डिक्रीज़ देखा गया है। देन इट वेरीज़ विद सीजन एंड सनलाइट, अब कहीं पर ज़्यादा डिप्लीट हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर कैसे सीजन्स हैं और कितनी इंटेंसिटी की सनलाइट वहाँ पर गिरती है, तो बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। नाउ द इंटरनेशनल मेजर्स दैट हैव बीन टेकन टू प्रिवेंट द ओजोन डिप्लीशन, तो 1990 में 53 नेशंस ने अग्री किया और साइन किया कि जो भी ऐसे केमिकल्स हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, हम उनका यूज़ बंद करेंगे या फिर उसको कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ CFC दे हैव अग्रीड। नाउ देयर इज़ अ नीड फॉर द ग्लोबल कोऑपरेशन कि ये जो इलीगल ट्रेड हो रहा है ना, हम इसको रोकें। अब एक और ज़रूरत है कि ये ग्लोबल अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएं, कैंपेन्स चलाए जाएं, जिनसे हमारी ओजोन लेयर सेव हो। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। तो हम सब ने सुना है, आजकल तो इतनी ज़्यादा न्यूज़ में है, बिकॉज दिस ग्लोबल वार्मिंग हैज़ लॉट्स ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स टू अस, राइट। तो अर्थ, द सोर्स ऑफ अर्थ्स एनर्जी इज़ सन, राइट। तो ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी इट कम्स फ्रॉम सन, इस बात को हम अग्री करते हैं। तो सन रेडिएंट एनर्जी को एमिट करता है और अर्थ को गर्म कर देता है। डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बेसिकली ये जो डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं ये हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन दिस ग्लोबल वार्मिंग, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। तो ये जो रोल है ना गैसेस का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ गैसेस हैं जो नेचुरली हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करके रखती हैं, और इन्हें हम बुलाते हैं द मेन ग्रीन हाउस गैसेज, दैट इज़ GHGs। कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो मतलब कि ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को अप्रॉक्सीमेटली 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती हैं। अगर ये ना हो तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर -30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री और नीचे जा सकता है, जिससे हमारी अर्थ में फ्रोज़न कंडीशंस आ सकती हैं, जैसे कि मार्स में होती हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो बैलेंस है ना, ये बना रहे। अब बात करते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट काम कैसे करता है। वैसे तो मुझे पता है, आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा बार बार, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जब सन की रेज अर्थ में एंटर करती हैं तो अर्थ कुछ रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी को री रेडिएट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड हीट, राइट। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये इस हीट को अर्थ के सरफेस के पास रखती हैं और इससे अर्थ का सरफेस वार्म रहता है, एंड दिस वर्क्स लाइक द ग्रीन हाउस ग्लास ट्रैप। जैसे कि ग्रीन हाउस आपने देखे होंगे, हाउसेस देखे होंगे ग्लास वाले, प्लास्टिक वाले, एग्जैक्टली ये वैसा ही काम करती हैं। अब हम बात करते हैं द ह्यूमन कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। पहला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिफॉरेस्टेशन। तो ये जो हम पेड़ काटते हैं, अब देखो पेड़ क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं, मतलब वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ फिक्स होगी? नहीं होगी। वो मॉलिक्यूल्स हमारे आसपास घूमते रहेंगे, सोलर रेज आएंगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर रेज अर्थ के सरफेस पर ही ट्रैप्ड रह जाएंगी, जिससे गर्मी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। तो कोल एंड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब को बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है, और वो भी कहाँ जाएगी?
पेड़ भी नहीं है, कहाँ जाएगी, हमारे आसपास ही रहेगी। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के होने से कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स में स्टीप राइज देखा गया। इवन वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई। एंड एग्रीकल्चरल बर्निंग एंड क्लियरिंग ऑफ लैंड, अगेन चीज़ों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और जब हम लैंड को क्लियर करते हैं तो जब प्लांट कवर हटता है तो अगेन जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिससे एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, और इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। तो ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली द राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। दिस मीन्स इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है, लाइकली टू रेज टेम्परेचर बाय 1 to 3 डिग्री। मतलब जिस पेस पे ये चल रहा है ना, उस पेस पे ये अनुमान लगाया गया है कि टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, क्लाइमेट चेंज। तो आप देख रहे हो ना, एक्सेसिव बारिश हो रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं। मतलब वो जगहें जहाँ पर कभी बारिश 1 से जून से अगस्त तक होती थी, अब वहाँ पर सितंबर में भी, अक्टूबर में भी बारिश हो रही है। तो एग्जैक्टली दिस इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट चेंज। देन आइस की मेल्टिंग, आइस मेल्ट होगी तो सी लेवल इंक्रीज़ होगा। देन रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हो चुके हैं, वहीं पर हैबिटेट का लॉस हो रहा है और बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो रहा है। तो आप समझ रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग से सिर्फ और सिर्फ अगर हम पेड़ काटना बंद करके पेड़ लगाना शुरू कर दें और फॉरेस्ट कवर को बढ़ा दें तो हम कितने फ़ायदे में हो सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द लिंक विद द ओजोन डिप्लीशन। अब ओजोन डिप्लीशन से क्या होता है, ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं और इससे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ओजोन डिप्लीशन से ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, लिंक इन दोनों के बीच में भी है। दिस स्पीड्स अप द ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस। तो आई होप आपको समझ आया है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो है हमारे इकोसिस्टम पे। तो ग्लोबल वार्मिंग से हमारा इकोसिस्टम बदल रहा है, आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं आर्कटिक, एंटार्क्टिक, अलास्का और ग्रीनलैंड में। तो अब ये आइस कवर श्रिंक होने की वजह से राइज इन सी लेवल। तो आप ना अगर कभी भी अगर आप किसी भी अगर आप कोस्टल रीजन्स में रहते हो तो आज से कम 20-30 साल पहले की उस एरिया की फ़ोटो देखना कि सी लेवल कहाँ पर था और अब प्रेजेंटली देखना, तो आपको पता चलेगा कि इन 20 सालों में कितना बदल गया है हमारा अर्थ, हमारी जो एरियाज़ हैं वो कितने बदल गए हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द कोरल रीफ्स इन डेंजर। तो कोरल रीफ्स वर्ल्ड वाइड अफेक्ट हो रहे हैं। 90% ऑफ द कोरल्स आर वाइप्ड आउट इन द इंडियन ओशन ड्यू टू द राइजिंग सी टेम्परेचर। अब इससे सी टेम्परेचर बढ़ रहा है और इंडियन ओशन में तो 90% कोरल रीफ्स डैमेज हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी कहा जाता है एंड इट इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मरीन लाइफ एंड वो कोस्ट लाइन को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो मतलब ऐसा मत सोचो कि पानी में ही है हमें क्या, नहीं, ये हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट एंड द इकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। तो क्लाइमेट पर क्या, टेम्परेचर बदल रहा है, रेनफॉल के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, सॉइल का मॉइस्चर बदल रहा है और वहीं पर रीजनल क्लाइमेट शिफ्ट देखे गए हैं। पूरा का पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है और हमारी लाइफ अफेक्ट हो रही है। तो आपने इस साल देखा ही होगा कि किस तरह इंडिया के जो नर्दर्न एरियाज़ हैं, जैसे कि हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ पर कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है इस क्लाइमेट चेंज से। तो अभी भी टाइम है, हमें सुधर जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अदर कॉन्सिक्वेंसेस। तो इंक्रीज इन फ्लडिंग ड्यू टू सी लेवल राइज, देन स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स वो भी बढ़ गए हैं, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है और एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के ऊपर एक थ्रेट बना हुआ है।
कमिंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे सिंपल, सबसे इम्पॉर्टेंट है हम अपने फॉरेस्ट कवर को, अपने फॉरेस्ट्स को बचा कर रखें, डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करके एफॉरेस्टेशन करें, ठीक है। रिड्यूस करें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को। देन लिमिट CFCs to protect ozone and promote awareness and international cooperation. So this was all from our today's session. I hope आपको चैप्टर समझ आया है, सिंपल है, बस रिकॉल ही चल रहा है, बस बीच में होमोस्फेयर हेट्रोस्फेयर दो नई टर्म्स ऐड हो गई हैं, तो ध्यान से पढ़ना, कहीं पर कोई भी डाउट हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लेना। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।